प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है वैद्युत विभव तथा धारिता के चैप्टर पर। और आज हम लोग छठे भाग में हैं। तो लास्ट लेक्चर जिस लोगों ने देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि हमने समविभव पृष्ठ पढ़ लिया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके विभव प्रवणता के बारे में। प्रवणता, राइट, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए एक बात याद रखिए, प्रवणता का मतलब होता है ढाल, राइट। और जब हम बात करते हैं विभव प्रवणता तो इसका मतलब विभव का ढाल। याद रखें कि प्रवणता हमेशा घटते हुए क्रम को बताती है। एक राशि जब किसी दूरी के सापेक्ष किसी दूसरी राशि के सापेक्ष घटने लगे तो वहां पर प्रवणता वर्ड आ जाता है। ये बात आपने पहले भी पढ़ रखी है, बस उसी से रिलेट करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है दूरी। यहाँ दूरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और ये दूरी भौतिक राशियों में अक्सर चली आएगी जब भी आप एक का प्रभाव दूसरों पर देखते हो। जब भी दूरी बदलेगी, जब भी दूरी बढ़ेगी तो दूसरी राशि उसके रिस्पेक्ट में घटने लगती है। और जो राशि दूरी के सापेक्ष घटने लगती है उन राशियों को प्रवणता कहते हैं। जैसे वेग अगर दूरी के सापेक्ष घट रही है किसमें, द्रवों के प्रवाह में, तो वहां पर वेग प्रवणता होता था। इस तरह ताप अगर दूरी के सापेक्ष घटने लगी तो ताप प्रवणता। इसी तरीके से अगर मैं विभव के बारे में बात करूं तो अगर विभव दूरी के सापेक्ष घट रही है, परिवर्तित हो रही है, तो इसे हम कहेंगे विभव प्रवणता। तो परिभाषा समझ में आ रही है क्या होने वाला है। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन विभव प्रवणता कहलाती है। विभव प्रवणता कहलाती है। ये बात सिंपली याद रखें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब याद रखें कि एक के साथ दूसरी राशि हमेशा घटेगी ही, तो इसे लिखेंगे कैसे। तो ये तो तय हुआ कि विभव प्रवणता का मतलब यहाँ पे घटने से ही है। लेकिन क्या घट रहा है विभव, तो यहाँ पे आप लिखोगे विभव में परिवर्तन किसके सापेक्ष विभव में परिवर्तन हो रहा है, ऑफ कोर्स दूरी के सापेक्ष। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दूरी। यहाँ पे माइनस क्या बताता है कि घट रहा है क्या, विभव, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। ये बात हम लोग अभी इसी चीज को समझेंगे भी। वैसे भी आप समझते हो कि जैसे से प्लस क्या दूर हटोगे तो वैसे वैसे विभव का मान घटता है। ये तो आपने आर के साथ इसकी डिपेंडेंस भी चेक करी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसी टॉपिक के आधार पर वैद्युत क्षेत्र E तथा विभव V में संबंध देखने वाले हैं। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, E और V के बीच में, क्योंकि विभव कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र में ही तो है। तो इसलिए आपको E और V के बीच में रिलेशन चाहिए। चलिए सपोज करिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है और इस चार्ज का नाम है Q, राइट। और इसके आसपास ये पूरी इसकी फील्ड है। इस फील्ड में यहाँ कोई एक पॉइंट है जिसका नाम P रख लेते हैं, राइट। और इस पॉइंट P पर कोई परीक्षण आवेश Q0 पर क्या लगता है, बल। क्यों लगता है बल आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका वहां पे क्षेत्र है इसलिए बल लग रहा है। ये बल की दिशा क्या होगी, क्योंकि Q0 है तो ये बल की दिशा बाहर की ओर होगी। और ये बल होता कितना है, तो बल बराबर होता है Q0 इंटू E। वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल किस पर, आवेश पर, और जिस आवेश पर लग रहा है उसे हम Q0 इस E तरीके से लिख सकते हैं। यहां से यहां की दूरी कुछ तो होगी, वो दूरी कुछ जो है वो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो रैंडम डिस्टेंस है वो r है, राइट। यहां से कोई भी दूरी आप ले सकते हो, r x या कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, ये क्षेत्र में ही कहीं पर है और हमें क्या करना है परिभाषा के हिसाब से कि हम अगर उस क्षेत्र में इस पॉइंट P पर कोई परीक्षण आवेश जो कि Q0 है उसको क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना चाहते हैं। कहां से कहां तक, मान लो कि आप A से कहां लेके आना चाहते हो, B पर लेके आना चाहते हो। तो ठीक है, A से B पर लाना चाहते हो तो इन दोनों पॉइंट पर क्या होगा, विभवांतर होगा। यहाँ पे V A होगा और यहाँ पर क्या होगा, V B होगा, राइट।
और अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर अगर V ज्यादा होगा कि यहाँ पे, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे जब भी होगा कुछ कम होगा, V माइनस डेल्टा V हो सकता है, राइट, कुछ भी है। तो ये छोटी सी जो दूरी है जिसको हम लोगों ने किसमें ले रखा है, इस बड़ी सी दूरी का एलिमेंट ले रखा है, इस छोटी सी दूरी का नाम आप रख सकते हो dr छोटी सी दूरी है, और इस छोटी सी दूरी के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं। अगर ये विभवांतर अगर यहाँ पर मैं v ले लूं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, v प्लस dv हो जाएगा, बात समझिएगा। अगर va का मान v ले ले, मान लेते हैं कि v है, तो v पर इसका वैल्यू क्या होगा, v प्लस dv होगा, राइट, dv मतलब यहाँ पर वो इससे तो ज्यादा होगा, और यहाँ भी मानोगे तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा आपको, v माइनस dv, राइट। तो समझिएगा, कुछ है नहीं, एक्सप्रेशन है, लिखने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जहां पर डिस्चार्ज रखा हुआ है, उस पर बल बाहर की ओर लग रहा है, लाना उसको क्षेत्र में है। क्षेत्र में आपने दो बिंदु लिए, कौन कौन से, a और b, और वो आपको ये बताता है कि हम A से B में उसको लाना चाहते हैं, क्षेत्र में लाना चाहते हैं, किसके विरुद्ध, क्षेत्र के विरुद्ध, राइट। तो माना किसी परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विरुद्ध A से B तक लाया जाता है, ठीक है, A से B तक लाया जाता है, ठीक है, बढ़िया। और आपको पता ही है कि यहां से यहां लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य कैसे निकालोगे, तो कार्य आपको केवल A से B तक चाहिए, तो इसको हम dw लिख सकते हैं, डेल्टा w भी लिख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हो। तो dw आप यहां से यहां लाने के लिए क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस छोटे से का आपने क्या ले रखा है, dr, और आप लाना कहां चाहते हो, अंदर, और बल कहां लग रहा है, बाहर। तो ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में कोण बनेगा और इसे कहेंगे 180 डिग्री। फिर से समझिए, क्या है, बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा होता है, cos थीटा इनके बल और विस्थापन के बीच में कोण होता है, तो 180 डिग्री बल उधर, विस्थापन इधर। सिंपली इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस एफ को क्या लिखा जा सकता है, क्यू नॉट ई, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, क्यू नॉट ई क्या है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, राइट, और यहाँ पर हो गया ये डी आर, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये विभवांतर का कॉन्सेप्ट है, विभवांतर का। अगर मैं विभव का कॉन्सेप्ट लगाता तो अनंत से लाता, राइट। तो यहां पर आपने इक्वेशन नंबर 1 कर लिया रेडी, ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि एक परिभाषा आपने और पहले की पढ़ रही है, वो है विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है, तो आप वो लिखिएगा, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है बच्चों, तो विभवांतर की परिभाषा हमें बताती है कि dw इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू dv। ये कैसे आया, तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो याद करें कि हम लोगों ने पढ़ रखा था कि dv इज इक्वल टू dw अपॉन क्यू नॉट, ये याद आ रहा है आपको। तो ये dv इज इक्वल टू dw अपॉन क्यू नॉट एक्चुअली विभवांतर की परिभाषा है, और विभवांतर की परिभाषा से वहां dw बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू dv, ये हो गया। इसको आप ले सकते हो इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में एक बात तो तय है कि दोनों में कार्य है, ये कार्य सिंपल कार्य जो आपको आवेश को लाने में करना है, और ये वो कार्य है जो कि आप विभवांतर की परिभाषा से लगा रहे हो। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डीवी, क्यू नॉट इंटू डीवी। यहां क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा E इज इक्वल टू dv अपॉन dr माइनस के साथ। ये क्या बताता है कि ये dv जो है विभवांतर है, dr उन दो बिंदुओं के बीच का पोजीशन डिफरेंस है, जो भी है, मतलब दूरी कह लीजिए, लंबाई कह लीजिए, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र ये बताता है कि विभव प्रवणता की जो
वैल्यू होगी, विभव प्रवणता जो होगी वो एग्जैक्टली वैद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर होगी। और यह निर्धारित करता है कि जैसे जैसे विभव में परिवर्तन होगा, माइनस निर्धारित करता है कि वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र का मान घटेगा। कैसे? विभव के सापेक्ष बदलता रहेगा। अगर विभव बढ़ेगा तो उसके रिस्पेक्ट में वैद्युत क्षेत्र घटेगा। याद रखिए, जैसे जैसे विभव बढ़ेगा उसी रिस्पेक्ट में वैद्युत क्षेत्र घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होंगे। अब अगर मैं आपको इसका ग्राफ बना करके दिखाऊं कि अगर इसका ग्राफ देखा जाए V और R का तो कैसा बनेगा, तो ये V हो गया बच्चों और ये हो गया R, और ये V और R जो है दोनों अक्षों पर हमने दिखा दिया कुछ इस तरीके से। और इसका नेगेटिव स्लोप हमेशा ऐसा गिरता हुआ बनेगा, ये ऊपर से ऐसे गिरता हुआ, और ये एक्चुअली कोई और नहीं विभव प्रवणता होगी जिसको हम dV अपॉन dR कहेंगे। माइनस है, इसकी वैल्यू E के बराबर होगी। याद रखें एक इंपॉर्टेंट बात और कि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसीलिए विभव प्रवणता भी एक सदिश राशि होगी। पूरे चैप्टर में यही एक ऐसी राशि है जो सदिश होती है, तो यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो ये ग्राफ थोड़ा समझ पा रहे हो आप, राशि ये सदिश है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो विभव प्रवणता की यूनिट हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा, जो वैद्युत क्षेत्र का होगा। तो विभव प्रवणता का मात्रक E का जो मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता का मात्रक हो गया। समझ में आ गई बात कि विभव प्रवणता क्या है, कैसे इसका डिपेंडेंस है विभव के साथ। अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एग्जांपल, आइए देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में निम्न बिंदुओं पर विभव दिए गए हैं, वैद्युत क्षेत्र का क्रम क्या होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए डायग्राम क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ लाइंस बनाई गई है जो कि क्षेत्र को निरूपित करती हैं। आपको पता है क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर विभव अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पर विभव 10 वोल्ट है, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 और यहाँ पे 50 वोल्ट दिए गए हैं। बताना आपको यह है कि इनमें 3 बिंदुएं हैं, A है, B और C है। इनमें किधर किधर किन किन बिंदुओं पर विभव का मान कैसा होगा। आई होप इसको देख के आप समझ पाओ। तो बता तो लोगे ही आप किसमें क्या विभव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र का मान जो है विभव पे निर्भर करता है। तो क्योंकि विभव का मान अगर घट रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में वैद्युत क्षेत्र का मान स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, जहाँ विभव कम होगा। तो यहाँ पे विभव कम है, ऑफ कोर्स 10 वोल्ट हो रहा है, तो इस बिंदु पर जो है आपका वैद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा, उससे कम और सबसे कम। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का जो क्रम होगा वो होगा EA जो कि बड़ा है किससे, EB से, और EB जो बड़ा है किससे, इसी से। तो इस तरह से आप इसका क्रम लिख लोगे, बहुत ही इजी था। और आई होप कि आप आगे ऐसे क्वेश्चंस को तुरंत देख करके बता पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर है तथा 2 सेंटीमीटर की दूरी के मध्य निर्धारित किया गया है ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि एक बिंदु पर विभव 40 वोल्ट दिया गया है तब अन्य बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। राइट, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें कैसे सॉल्व किया जाए इसे। सिंपल है, कैसे, जो चीजें दे रखी है पहले उसको लिखना सीखिए। तो 5 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर, पहला काम कर लिया आपने, वैल्यू लिख ली जो दिया है। और दूरी कितना दे रखा है, तो जो दूरी है वो एक्चुअली R लिख सकते हो आप, 2 सेंटीमीटर है। इसको चेंज तो करना होगा, जब तक चेंज नहीं करोगे तो रखोगे कैसे। तो लीजिए दूरी भी मिल गई, आपको मिल गया E, आपको मिल गया R। अब आप जानते हो कि E = होता है -dV/dr, राइट, dV/dr। तो यहां पर अब आपको करना यह है कि dV का मतलब होता है क्या, V2 - V1, राइट, और फाइनल माइनस इनिशियल जो कि आप जानते हो। और यहाँ पे R जो लिख सकते हो, इनके बीच की दूरी तो पहले से दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, वैद्युत क्षेत्र का मान 5 × 3, और ये जो R है इधर आ जाएगा बच्चों। तो ये R की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²। तो 2 × 10⁻² माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका, देखिए V1 पहले और V2 बाद में, ऐसा कर सकते हो सिंपली। अब ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आएगा 10 और ये 3 और ये -2, तो फाइनली ये आएगा 10⁻1 और ये 10, तो फाइनली 100 वोल्ट आ गया। और यहाँ पर V1 - V2
राइट। यहां पर आपने लिख देना है 100 इज इक्वल टू V1 और ये है आपका V1 माइनस V2 में, तो V2 आपका क्या होता है, फाइनल वैल्यू होती है और V1 जो है इनिशियल वैल्यू होती है। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर जो दे रखा है वो है आपका 40, यहाँ पे रख दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए V2 और यहाँ आप इसको वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कैसे आएगा, तो माइनस V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस 40, तो फाइनली V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 60 वोल्ट, राइट। तो ये हो गया आपका विभव का मान किस बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर। समझ में आया कैसे किया हमने, क्लियर हुआ कि हमने सबसे पहले एक बिंदु पर विभव और जिस बिंदु पर विभव दिया था उसको V1 मान लिया और V2 पर वैल्यू हमने फाइनल वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। एक इंपॉर्टेंट नोट समझेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग एक नोट पॉइंट समझने जा रहे हैं जो कि वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र से ही रिलेटेड है, मतलब विभव प्रवणता से ही रिलेटेड है। क्योंकि हम जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, तो विभव प्रवणता को आप क्या लिख सकते हो आप dV अपॉन dr, राइट। और इसको आप फिलहाल के लिए E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr कुछ इस तरीके से लिख सकते थे और r जो है आपका रैंडम कोई भी पोजीशन है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ये विभव प्रवणता जो है वो 3D में हो, मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो, निर्देशांक ज्यामिति में हो, तो कैसे दिखाएंगे, नहीं समझे। इसका मतलब ये समझो कि आप अगर 3D के बारे में बात करो, जैसा कि हम लोग जिसमें रहते हैं, तो ये है 3D। तो इस 3D में अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रख दूं या पूरा वैद्युत क्षेत्र आपका यहाँ पर एक समान नहीं है, अलग अलग है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन में इसको x, इसको y और इसको z कहते हैं, राइट। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु है जो कि तीनों अक्षों को निरूपित करता है, तो तीनों अक्षों को निरूपित करने का मतलब कि पहले तो हमको ये पता करना चाहिए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का निर्देशांक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा वैद्युत क्षेत्र ही है। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका विभव का मान पता होगा तो हम वैद्युत क्षेत्र का निकालेंगे। तो पहले तो यही कोशिश होनी चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे। तो इसके तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा x, y और z, राइट, x, y, z। तो इस x, y, z के कारण यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं कि कैसे निरूपित करेंगे इस बिंदु पर विभव से वैद्युत क्षेत्र को, क्योंकि इस बिंदु पर विभव पता होगा तो वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, राइट, और वैद्युत क्षेत्र पता होगा तो विभव निकालेंगे। दोनों की कहानी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे त्रिविमीय निर्देशांक अक्ष पर अगर मुझे दिखाना हुआ तो कैसे लिखेंगे। पहले तो हमें इसकी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू x अक्ष की दिशा में चेक करनी होगी और y अक्ष की दिशा में और फिर z अक्ष की दिशा में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसे सदिश रूप में दिखाना होगा। तो क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला पता है वैद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालते हैं, तो हमें अलग अलग अक्षों में इसे सॉल्व करना होगा। पहले x अक्ष में निकालेंगे, देखिए कैसे। x अक्ष में निकालने के लिए विभव का परिवर्तन आपको किस दिशा में चाहिए, x अक्ष में चाहिए। फिर से बता रहे हैं, x अक्ष में अगर आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो x अक्ष की दिशा में परिवर्तन निकालना होगा, राइट। तो ये हो गया। इसका मतलब होता है अवकलन, और अवकलन थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो 11th में, उसी से रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया dv अपॉन dx। अब ये dv अपॉन dx में x कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये x y z में 0 0 1 0 0 2 या फिर 1 2 3 कुछ भी। अगर ये यहाँ पे निकालना हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यहाँ निकालना है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट। तो ये हो गया समीकरण एक। इस तरीके से x अक्ष में, इसी प्रकार से अगर y अक्ष में निकालना हुआ तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dv अपॉन dy। इस तरीके से अगर मुझे z अक्ष में निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे, dv अपॉन dz। तीन अक्षों में निकला। अतः अगर हमें सदिश रूप में निकालना होगा, अतः वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। अब वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप आप कैसे लिखोगे, तो फाइनली लिखिएगा वेक्टर ऑफ E इज इक्वल टू Ex I कैप Ey J कैप प्लस Ez K कैप, राइट। तो ये हो गया लिखने का, ये
तरीका। अब यहां से आप चाहो तो सारी वैल्यू को लाके रख सकते हो। तो ये हो सकता है आपका dv अपॉन dx, आई कैप x अक्ष को दिखाता है, और फिर उसके बाद फिर माइनस ऑफ कोर्स माइनस dv अपॉन dy j कैप, और फिर प्लस माइनस dv अपॉन dz k कैप, राइट। तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में व्यक्त कर पाएंगे। लेकिन एक समस्या ये है कि आपको उसके लिए विभव का एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर विभव बदल ही रहा है, दूरी के साथ बदल ही रहा है 3D कोऑर्डिनेट पे, तो उसका मान क्या होगा। तो ये लिखने का तरीका हुआ बस। लेकिन एग्जाम में ये ऐसे नहीं आता बच्चों, और ना ही आपको लिखने के लिए आएगा कि कैसे हम इसे निरूपित करेंगे 3D में। आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आएंगे। आइए समझेंगे कि एग्जाम्पल अगर आता है तो कैसे डील करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तरीका समझ में आ गया कैसे लिखना है। अब एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास ये एग्जाम्पल है जो उसी टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जाम्पल क्लियर करना है अच्छे से। टॉपिक तो जो है वो तो हमें कहीं लिखने की जरूरत होती नहीं है, हमें उस टॉपिक को समझ करके इस एग्जाम्पल से डील करना जरूरी है। और ध्यान से समझिएगा क्योंकि अब इसके बाद मैं होमवर्क देने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, किसी निर्देशांक अक्षों पर वैद्युत विभव जो है ये फंक्शन के रूप में दिया है, फलन के रूप में दिया है, और ये फलन 3D में x y z लिखा हुआ है, और इसका फलन है 3x + 4y - 5z वोल्ट। मतलब जो हमने निर्देशांक बना रखा है ना, ये निर्देशांक कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये विभव जो है वो x y z कुछ उसका कोऑर्डिनेट है किसी बिंदु पर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3x + 4y - 5z, राइट। और आपको पूछा यह गया है कि इस विभव के वजह से यहाँ मूल बिंदु यहाँ पर निरूपित है, तब मूल बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मूल बिंदु मतलब यहाँ पर मूल बिंदु मतलब होता है 0 0 0, 3D है ना। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, और ये z कोऑर्डिनेट हो गया, निर्देशांक हो गया। आपको यहाँ निकालना है। हो सकता है कि मूल बिंदु की जगह 1 1 1 पर पूछे, मतलब कि यहाँ 1 1 1 यहाँ पर पूछ सकता है, कहीं भी पूछ सकता है। आप बस ध्यान दीजिए कि कैसे करेंगे अगर मूल बिंदु पे निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो दिया है उसको लिखना उचित होगा, पहले उसको लिख लीजिए बच्चों। तो आप लिखेंगे 3x + 4y - 5z, पहला काम ये हो गया। अब आपको x अक्ष पे पहले निकालना होगा क्या, x अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र। तो x अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र Ex = -dV अपॉन dx, राइट। यही ना मैंने तरीका बताया। x का मतलब होता है जो दूरी है वो x अक्ष के सापेक्ष आपको देखनी है। x अक्ष के सापेक्ष अगर वैद्युत क्षेत्र अगर हम इसके वजह से देखें तो इसका परिवर्तन कैसा होगा। तो आइए चेक करते हैं। माइनस तो लिखना ही है dx, वैल्यू जो है वो 3x + 4y - 5z, पहला काम लिखने का होगा। x का मतलब x के सापेक्ष ही आप केवल वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करोगे, y से नहीं बात करोगे और z से बात नहीं करोगे। x का x के सापेक्ष वैल्यू जो होता है 1 होता है। सिर्फ अगर x है तो, अगर सिर्फ x है तो 1 लिखेंगे। अगर x² होगा तो क्या करेंगे, x² का बच्चों होता है 2x, राइट। x² का होता है 2x। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू x² होती तो ये 2x होता, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 कर देता। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्योंकि x यहाँ पे परिवर्तन दिखा रहा है और y यहाँ फंक्शन है। गलत है, बिल्कुल नहीं। y के रिस्पेक्ट में x का होगा ही नहीं, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी 0 आएगा क्योंकि x और z बिल्कुल नहीं। अब आगे माइनस है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब इसे किससे पास करा दें, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से पास कराने पर, अगर ये मूल बिंदु से पास कराओगे तो जरा मुझे बताओ कि ये वाला अक्ष तो z है, इससे कोई मतलब ही आपको नहीं है। थोड़ा इधर देखिए, ये -3 है, क्या इसमें x आया है, बिल्कुल नहीं। क्या y आया है, बिल्कुल नहीं। क्या z आया है, बिल्कुल नहीं। अब इसे आप मूल बिंदु मतलब 0 0 0 से पास करा के करोगे क्या, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें 0 रखोगे कहां, जगह भी तो होनी चाहिए। x होता तो x की जगह पे 0 रख देते, अगर x होता तो x की जगह पे अगर 1 होता तो 1 रखते, जो भी होता, लेकिन यहाँ पे तो वो है ही नहीं। इसका मतलब आप ये फिक्स कर दो। सिमिलरली यहाँ पे आगे बढ़ो, इसी प्रकार लिख करके आगे बढ़ जाओ। अगर आपको कुछ आगे नहीं करना है तो इसी प्रकार आप किसके लिए निकालो, y अक्ष के लिए निकालो। तो y अक्ष के लिए अगर निकालना होगा तो क्या आएगा, y अक्ष के लिए आएगा y = -dv अपॉन dy।
इसको सॉल्व करोगे ऐसे ही लिख करके सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करिए। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे y कर दो और y के रिस्पेक्ट में y का होगा, x का होगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, जरा सोचिए, dy 3x प्लस 4y माइनस 5z, तो x के रिस्पेक्ट में इसका होना नहीं, y का होना है, z का होना नहीं है, तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक। और माइनस और ये प्लस, तो कोई मतलब नहीं है, ये प्लस माइनस माइनस में वैल्यू देगा, लेकिन ये जीरो, ये जीरो, y की वैल्यू आ गई, इसका तो आपका जीरो, ये टर्म जीरो, y वाला टर्म बचा 4 और आगे क्या है माइनस, तो आगे माइनस लगाइए, मूल बिंदु से पास कराइए इसे, मूल बिंदु से, क्योंकि मूल बिंदु लिखा है तो मूल बिंदु लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं बनता मूल बिंदु लिखने का, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको स्टेप समझ में आए। सिंपली अगर z अक्ष के लिए निकालोगे, z अक्ष के लिए, ये z अक्ष के लिए, इसके बाद मूल बिंदु के सापेक्ष अगर देखोगे तो ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक। और इसके पहले वाली वैल्यू ये आई थी, ये क्या आ गया था, ex आ गया था, तो ex आया -3, ey आ गया -z, और इस तरीके से z अक्ष के सापेक्ष निकालोगे तो यही चीज सेम दोबारा रिपीट करने से कोई मतलब नहीं, मैं डायरेक्ट कर दूं। इसका अगर यहाँ z लिखोगे तो ये जीरो और इसका होगा माइनस का गुणा इस माइनस के साथ होगा तो प्लस कर देगा, तो फाइनल वैल्यू आएगी 5, तो Ez की वैल्यू आ जाएगी 5। मूल बिंदु से इसमें भी लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेंगे, राइट। एकदम ऐसे जैसे पहला वाला किया है वैसे ही दूसरा वाला, वैसे ही तीसरा वाला, इसमें माइनस इसको प्लस कर दिया, बाकी में माइनस आया। अब आप इसके बाद क्या करते हो, याद है ना, इसके बाद आप वैद्युत क्षेत्र का जनरल फॉर्मूला लिखते हो। अतः फाइनली आपको क्या करना है, E = Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप, राइट। अब जरा देखिए x की जगह पे क्या लिखना है, -3, तो ये फाइनली हो गया वेक्टर ऑफ 3i, ये माइनस में, फिर माइनस क्या है, माइनस है आपका 4, तो -4 J कैप और फिर प्लस 5 K कैप, तो ये फाइनल वैद्युत क्षेत्र आपको मिला, -3i कैप, -4 J कैप प्लस 5 K कैप। अगर आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछा तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसका परिमाण निकाल सकते हो। तो इसका परिमाण कैसे निकालोगे, परिमाण निकालने के लिए देखिए कैसे करते हैं, मैं इसको परिमाण निकाल देता हूं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो इसका परिमाण मैं कैसे निकालूंगा, इसका मॉड निकालना होगा। मॉड का मतलब होता है, देखिए कैसे, अंडर रूट में एक बार -3 का स्क्वायर करेंगे, एक बार फिर -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर एक बार 5 का स्क्वायर करेंगे, तो -3 का स्क्वायर 9 और उसका 16, उसका 25, तो 16 और ये 9 25 प्लस 25 जो कि आएगा रूट में 50, ठीक है। और रूट 50 को क्या लिख सकते हो, रूट 50 को आप लिख सकते हो 5√2, तो इसका फाइनल आएगा 5√2, इसका मान आंसर आएगा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आएगा। अब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण किस में लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण आप लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर में। समझ आ गई बात, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर आप समझ चुके हो तो आपको करना है होमवर्क। आइए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जो कि आप ट्रीट करेंगे, और ध्यान दीजिएगा, मैं इस बार जो आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं उसमें 0 0 0 ना दे करके मैं आपको देने जा रहा हूं 1 1 1। तो जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही है, बस ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बदल के दे रहा हूं, ये फंक्शन मैं बदल देता हूं यहीं पर इरेज करके, आपको करना है तो इसको इरेज कर देते हैं और मूल बिंदु की जगह यहाँ पे निर्देशांक दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फंक्शन होगा, ये एग्जांपल नंबर 2 आपका होमवर्क है, इसको आप करके आगे इसको ट्राई करेंगे। तो ये आपका है 4x प्लस 5y माइनस 6z स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 6z स्क्वायर है, z स्क्वायर, थोड़ा सोच समझ के करिएगा, और इसे पास कराना है 1 1 1 से, तो मतलब आपको जो कोऑर्डिनेट निकालना है वो यहाँ नहीं बल्कि यहीं कहीं होगा, तो आपको 1 1 1 से पास करा के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो करके आप इसका आंसर मुझे शेयर करेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन को देख करके समझ सके कि आप एग्जैक्टली सही कर रहे हैं कि नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।